आज हमारे साथ यहाँ पर अंजलि मौजूद हैं, जिन्होंने तीन एग्ज़ाम बैक टू बैक क्लियर किए हैं। इनको 3 खुशखबरियाँ मिली हैं। आरआरबी पीओ में भी इनका सिलेक्शन हुआ है और एसबीआई क्लर्क में भी इनका सिलेक्शन हुआ है, साथ ही साथ आईबीपीएस क्लर्क में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं जल्दी उठने में दिक्कत आती है, तो आप मतलब शुरू से ही ऐसे जल्दी उठ रहे हो या इस एग्ज़ाम के लिए आपने ऐसा करना स्टार्ट किया था? प्रॉब्लम आती है, स्पेशली विंटर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है जल्दी उठना। बट मैंने ना अपने आप को ऐसे रिवॉर्ड देना स्टार्ट किया। अगर मैं जल्दी उठूँगी तो आप कोई भी ऐसे रिवॉर्ड्स रख सकते हो अपने लिए। जैसे आपको कोई ड्रिंक्स पसंद है या कॉफ़ी पसंद है या कुछ अच्छा खाना पसंद है, तो मैं अपने लिए ऐसे रिवॉर्ड्स रखती थी कि अगर मैं जल्दी उठ गई हूँ तो मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी, मॉर्निंग कॉफ़ी, अदरवाइज़ नहीं। अगर मैं किस दिन नहीं उठ रही हूँ तो नहीं। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम बहुत होती है जल्दी उठने में, बट वो हैबिट बन जाती है, फिर ऐसा कुछ नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ यहाँ पर अंजलि मौजूद हैं, जिन्होंने तीन एग्ज़ाम बैक टू बैक क्लियर किए हैं। बैक टू बैक क्या, एक साथ रिजल्ट्स आए हैं करीब 10-15 दिन के अंदर अंदर में। इनको 3 खुशखबरियाँ मिली हैं। आरआरबी पीओ में भी इनका सिलेक्शन हुआ है और एसबीआई क्लर्क में भी इनका सिलेक्शन हुआ है, साथ ही साथ आईबीपीएस क्लर्क में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। आईबीपीएस क्लर्क में इनको बैंक ऑफ बड़ौदा अलॉट हुआ है। तो अंजलि जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। एक साथ 3 एग्ज़ाम आपने क्रैक किए हैं। काफ़ी बच्चों का एक सपना होता है कि एक ही हमारी नौकरी लग जाए, एक एग्ज़ाम निकल जाए, आपने 3 निकाले एक साथ। तो कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? सर, पहले तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए बिलीव करना, अभी भी है। बट अभी भी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे आपने बोला, बहुत लोगों का सपना होता है, मेरा था सिर्फ एक एग्ज़ाम का था, बट मुझे नहीं पता था एक साथ 3 एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, घर में सब बहुत खुश हैं और बस हार्ड टू बिलीव है अभी तो अभी अब जैसे आपके 3 एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, तो आप क्या सोच रहे हो, कौन से एग्ज़ाम, मतलब किस में आप ज्वाइनिंग करोगे? सर, मैंने सोचा है कि मैं आरआरबी पीओ, जो मेरा यूपी ग्रामीण बैंक है, मैं उसी में सिलेक्शन लेने का सोच रही हूँ। ओके। तो एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आप आरआरबी पीओ ज्वाइन कर रहे हो, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ में वो एसबीआई क्लर्क को चूज़ करना पसंद करते हैं। तो आपने ऐसा क्या सोचा कि आपको आरआरबी पीओ क्यों ज्वाइन करना चाहिए? सर, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि मैं ऐसे प्रायोरिटाइज़ करूँगी एसबीआई क्लर्क को ओवर आरआरबी पीओ। मुझे लगता है कि आरआरबी पीओ में मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी बड़ी होंगी एज अ पीओ। और मेरी फैमिली ने भी यही सजेस्ट किया था कि मुझे आरआरबी पीओ एज अ ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, तो आपको ये कहीं मन में थोड़ा भी डर नहीं है कि अगर थोड़ा रूरल एरिया मिल गया तो फिर क्या होगा? वो उन लोगों ने मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा था कि आप रूरल एरिया में कैसे कंफर्टेबल हो गए। बट आई थिंक मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और अगर पॉसिबल होगा तो मेरी फैमिली में से भी कोई मेरे साथ रह सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा कोई डर वाली बात है नहीं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये मतलब मैं तो ये कहूँगा कि ये हर एक स्टूडेंट के मन में होना चाहिए, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट के मन में ये चीज़ रहनी चाहिए। आपको बोल्ड बनना चाहिए थोड़ा सा, और ये सब बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, क्या मिलेगी, क्योंकि ये तो बैंक का सफ़र है, ये तो अभी शुरुआत ही है। ऐसे आगे पूरे मतलब घूमते ही रहना है बस। तो अब आगे आपका क्या प्लान है? इसके बाद, सिलेक्शन के बाद आप आगे और पढ़ाई कुछ करेंगे, कुछ सर्टिफिकेशन या? यस सर, मेरे को इतना नॉलेज बेसिक में, मतलब मेरे को बेसिक नॉलेज है इस चीज़ की कि थोड़े जैब एग्ज़ाम्स, सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो। तो मैंने सोचा है कि आफ्टर माय जॉइनिंग मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि वो चीज़ मुझे हेल्प करेगी और ग्रो करने में और मेरी जॉब प्रोफाइल बेटर करने में। तो मैं कंटिन्यू तो करूँगी पढ़ाई। चलिए, बहुत बढ़िया है। आपकी एज अभी कितनी है? सर, आई एम 26। 26। और आपने ये प्रिपरेशन अपनी कब से स्टार्ट की थी? सर, मैंने 2023 से ही स्टार्ट कर दी थी, जब से यस ऑफिसर स्टार्ट हुआ था तभी से। तो 2023 सितंबर से आपने, मतलब करीब आपको 2 साल लग गए। यस सर। तो 2 साल की ये जो जर्नी थी, इसमें आपने बताया कि आरआरबी पीओ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में Yes, हुआ है। sir. कुछ लोगों के मन में एक डाउट होता है कि जब 2 साल से कर रही है तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे हुआ? तो फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब ये है कि आरआरबी पीओ इन्होंने फर्स्ट टाइम दिया है। सेम मैं भी अपना ऐसे ही बताता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है। तो लोग बोलते हैं कि लेकिन तुमको तो लग गए थे 18-19 महीने। तो बात वही होती है कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने उससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब होता है कि उस एग्ज़ाम को आपने फर्स्ट टाइम दिया है। तो बहुत अच्छा है ये चीज़ कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में आपने आरआरबी पीओ क्लियर कर लिया। बट एक सवाल मेरा ये बन रहा है कि आपने 2024 में क्यों नहीं फिल किया था? आरआरबी पीओ मैं थी थोड़ी डाउटफुल और स्केप्टिकल कि अगर मेरा
किसी ग्रामीण बैंक में हो जाता है तो मैं कैसे करूँगी। इनिशियली मेरे थॉट्स ऐसे ही थे, बट मुझे पता है मैं बहुत गलत थी, क्योंकि अगर मैं इस बार भी यही सोचती तो मेरा सिलेक्शन वहाँ पर नहीं हो पाता, क्लर्क में ही हो पाता। तो मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो भी फिल करो, और जो भी होगा, जैसे सेटलमेंट होगा, अगर आप दूर भी रहोगे तो हम ऐसे सपोर्ट करेंगे आपको। और यही सोच के, उन्हीं के सपोर्ट से मैंने ये फॉर्म भी फिल किया, और मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि मैंने वो फॉर्म फिल किया था और ऐसा नहीं सोचा था। बट 2014 के अराउंड मैंने हाँ ऐसा सोचा था, जो कि इस बार मैंने फिल कर दिया था। अच्छा ही हुआ जो आपने किया, फाइनली सिलेक्शन मिल ही गया। और जिस चीज़ के लिए आप फर्स्ट ईयर में डाउटफुल थे, सेकंड ईयर आप उसी को ज्वाइन कर रहे हो, प्रायोरिटाइज sir. कर रहे हो बाकी एग्जाम्स के ऊपर, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। थोड़ी सी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, वो वेट कर रहे हैं आपकी जर्नी जानने के लिए कि कैसे आपने स्टार्ट किया था और क्या क्या चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स आई, कैसे आपने उनको ओवरकम किया और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। तो थोड़ा डिटेल एक स्ट्रैटेजी पूरी अपनी टाइम टेबल के साथ, डेली रूटीन के साथ बताइए। सर, स्ट्रैटेजी तो मेरी बहुत चेंज हुई है। मुझे लग रहा था कि ये मेरा टू डू लिस्ट बन गया, मैं इसी को फॉलो करूँगी, बट नहीं, मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज चेंज हुई हैं। तो इनिशियली मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आती थी कि मैं देखती थी आपकी क्लास में स्टूडेंट्स 40 सेकेंड्स में पज़ल सॉल्व कर देते थे, जबकि मुझे 3 मिनट लग जाते हैं और बहुत टाइम लग जाता था। बट वो इनिशियली ऐसे मैंने फिर टाइमर लगाकर अपने पज़ल सॉल्व करने स्टार्ट किए, तो मुझे उससे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि आप भी क्लास में टाइमर लगाकर ही सॉल्व करते थे। मैं मोस्टली रिकॉर्डेड क्लास देखना प्रेफर करती थी। फिर जब मैंने लाइव देखा तो मुझे पता चला लोग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा जल्दी क्वेश्चंस बना लेते हैं। इनिशियली मेरे को बहुत टाइम लगता था, और जो मेरा स्केड्यूल रहा है वो बहुत बार, जैसे मैंने बताया, चेंज हुआ है। फिर मैंने अपना अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट कर लिया था, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि एक तो वो टाइम होता है जब मैं सबसे ज़्यादा उसमें एक्टिव रहती हूँ और शांति रहती है, तो मैं यूटिलाइज़ उसको ज़्यादा कर पाती थी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप ऐसे अपना स्केड्यूल चेंज करते हो, बहुत अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई स्टार्ट करते हो, और आप पे स्टार्टिंग में पजल्स नहीं बन पाते, क्वेश्चंस नहीं बन पाते, और इतने सारे वर्ड्स आपको लगता है क्लास में, एडिटोरियल में याद करने पड़ेंगे। बट जैसे जैसे आप उसको कंसिस्टेंसी से करने लग जाते हो, वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है, तब वो प्रॉब्लम नहीं रहता, वो आपके डेली रूटीन बन जाता है, ऐसा पार्ट बन जाता है। फिर आपके मार्क्स भी बेटर होने लग जाते हैं, और आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये सब। तो आपका जो डेली रूटीन रहता था वो कैसा रहता था? सर, मेरा रूटीन स्टार्ट होता था लास्ट 5 AM, 4 AM या 5 AM से मेरा स्टार्ट होता था। तो मेरा सबसे पहला काम होता था करंट अफेयर्स पढ़ना, क्योंकि मुझे दिन में करंट अफेयर्स पढ़ने में बहुत नींद आती थी। तो मैं अर्ली मॉर्निंग अपना करंट अफेयर्स ख़त्म करती थी। उसके बाद निमिषा मैम की क्लासेस स्टार्ट होती थी, एडिटोरियल। तो मैं वो इंग्लिश क्लासेस, फिर पूरा पार्ट मेरा इंग्लिश को जाता था, वर्ड्स रिवाइज करना, ग्रामर के रूल्स रिवाइज करना। फिर उसके बाद जब थोड़ा टीडियस टाइम आ जाता है वो दोपहर का, तब मैं क्वांट्स एंड रीजनिंग सॉल्व करती थी। फिर अगर इवनिंग में मेरे पास थोड़ा टाइम बच गया तो मैं मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ या छोटे मोटे क्विज लगा लेती थी। तो नाइट में कोई स्टडी नहीं फिर? नहीं, मैं जल्दी सो, क्योंकि जल्दी उठना है, फिर जल्दी सोना है, वो हैम्पर होता है वरना। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं जल्दी उठने में दिक्कत आती है, तो आप मतलब शुरू से ही ऐसे जल्दी उठ रहे हो या इस एग्ज़ाम के लिए आपने ऐसा करना स्टार्ट किया था? प्रॉब्लम आती है, स्पेशली विंटर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है जल्दी उठना। बट मैंने ना अपने आप को ऐसे रिवॉर्ड देना स्टार्ट किया। अगर मैं जल्दी उठूँगी तो आप कोई भी ऐसे रिवॉर्ड्स रख सकते हो अपने लिए, जैसे आपको कोई ड्रिंक्स पसंद है या कॉफ़ी पसंद है या कुछ अच्छा खाना पसंद है, तो मैं अपने लिए ऐसे रिवॉर्ड्स रखती थी कि अगर मैं जल्दी उठ गई हूँ तो मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी, मॉर्निंग कॉफ़ी, अदरवाइज़ नहीं। अगर मैं किस दिन नहीं उठ रही हूँ तो नहीं। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम बहुत होती है जल्दी उठने में, बट वो हैबिट बन जाती है, फिर ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब आप मतलब ये हैबिट बना रहे थे, तो उस समय आपको ऐसा नहीं होता था कि उठे और पढ़ने बैठे और नींद आ रही है बहुत? बहुत आती थी उठे और पढ़ने बैठे तब बहुत नहीं, क्योंकि मैं उठती हूँ, मेरा पहला काम होता है कि मेरे को पढ़ना है। मैं ये नहीं कि मैं वॉकिंग, मैंने अपने फिजिकल एक्टिविटी मेरी ज़ीरो हो गई थी जैसे जैसे एग्ज़ाम्स नियर आते थे। तो मेरा पहला काम यही होता था, पढ़ने बैठ जाओ। बहुत नींद आती थी, फिर मैंने वॉक करा, वॉक करते करते ऐसे PDF पढ़ रही हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, इंग्लिश के वर्ड्स रिवाइज कर रही हूँ, तो वो वॉक करते करते फिर इतनी नींद नहीं आती। अच्छा, करंट अफेयर्स को पढ़ने का आपका क्या तरीका होता था? मतलब आप वीडियो देखना प्रेफर करते थे, PDF से पढ़ना प्रेफर करते थे?
सर वीडियोस तो मैं डेली ही देखती हूँ करंट अफेयर्स की। फिर वो रिवीजन के लिए डेली पीडीएफ्स पढ़ना, जितना मैं ज़्यादा उसको पढ़ती थी वो उतना ज़्यादा याद होता था। ऐसे मेरे को लिख कर ऐसे याद नहीं होता, बार बार पढ़ने से वो मेरे को याद हो जाता था। अच्छा, और इसका रिवीजन आप कैसे करते थे जब एग्ज़ाम टाइम पे 10-15 दिन पहले? मतलब रिवीजन के लिए मुझे ऐसा, जब मैं उस पीडीएफ को कितनी बार पढ़ चुकी हूँ तो फिर मुझे वो याद हो जाता है। अब मैं 3 या 4 बार उस पीडीएफ को जब खोल के देख रही हूँ ना, मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल करती हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ याद है। तो इसी फॉर्म में मेरा रिवीजन भी हो जाता है, पीडीएफ के फॉर्म से ही होता था। अच्छा, इंग्लिश में आपकी इंग्लिश वीक थी या शुरू से ही स्ट्रांग रही है? सर इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है आई वुड से, क्योंकि बहुत बेसिक ऐसे एवरेज इंग्लिश थी, बट विद द हेल्प ऑफ क्लासेस एंड विद द हेल्प ऑफ निमिषा मैम, उनकी वजह से इंग्लिश में बहुत अच्छे स्कोर कर पाई हूँ मैं। तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है। जब बैंकिंग की आपने स्टार्ट की थी तो बैंकिंग में क्यों आप आना चाह रहे थे? क्योंकि जैसा आपने शुरू में बताया था मुझे कि आप अपनी फैमिली में फर्स्ट ऑफिसर हैं, यस सर। तो बैंकिंग आपने क्यों चूज़ की? सर जैसे कि मेरा बैकग्राउंड है, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है, तो मेरे पास ऑप्शंस थे कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के करना, मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही था कोई ना कोई, तो मेरे पास ऑप्शंस थे। तो जब मैंने बैंकिंग के बारे में देखा तो मुझे उसमें जो सब्जेक्ट्स थे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगे, और मुझे ऐसा लगता, मुझे इंटरेस्ट था पहले से ही, तो मुझे ऐसा लगा हाँ ये सब्जेक्ट्स और ये टॉपिक्स मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग लगते थे तभी मैं करती, क्योंकि इसी वजह से मैंने कॉमर्स ली थी, मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी। तो इसी वजह से मैंने बाकी एग्ज़ाम्स को ना सेलेक्ट करके मैंने बैंकिंग ही, मुझे बहुत सजेस्ट भी किया गया था कि आप बैंकिंग मत करो, आपको बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर झेलना पड़ेगा। मेरा यही मोटिव था कि किसी भी आप जॉब में जाओगे ना तो वर्क प्रेशर आपको हर जगह मिलेगा। कोई भी जॉब आपको बैठकर ऐसे सैलरी नहीं देगी, वर्क प्रेशर आपको हर जगह मिलेगा। बट मैंने बैंक इसलिए प्रायोरिटाइज़ किया क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट था हमेशा से, और मैं आइडल बैठने से अच्छा वो वर्क प्रेशर थोड़ा बहुत झेलना प्रेफर करूँगी। अच्छा, आपने प्रिपरेशन जब स्टार्ट की तो आपको यस ऑफिसर के बारे में कैसे पता चला? सर मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया है टीचर्स को, मतलब मेरा एक वीक इसी सर्च में चला गया कि मैं कौन से टीचर से पढ़ूं और कौन से प्लेटफॉर्म से मैं सब्सक्रिप्शन लूं, क्योंकि वो अमाउंट पे करना भी उस टाइम पे मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने जितना सर्च किया तो पता नहीं लकीली मैंने कैसे, मुझे लगा हाँ ये फैकल्टी मुझे बेस्ट लग रही है। जैसे मैंने बहुत बच्चों कैसे, जैसे मैं अभी दे रही हूँ इंटरव्यू, वैसे ही बहुत बच्चों के इंटरव्यूज़ मैंने देखे थे, तो जब उन लोगों ने सजेस्ट किया तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट हुआ। तो लकीली आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड कि मैंने सही चीज़ सिलेक्ट करी, और उसी के बेसिस पे मैंने यस ऑफिसर को सिलेक्ट किया था। तो सबसे पहले कौन से, मतलब 4 टीचर्स में सबसे पहले आपने किस टीचर को देखा था? शायद सर आप ही को देखा था मैंने रीजनिंग के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि सामने बैठे हो तो तारीफ कर रहे हो। नहीं 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 सर, सच में मैंने शायद आप ही को देखा था, क्योंकि क्वांट्स में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। बेसिक क्वेश्चंस मैं बना पाती थी, प्री के क्वेश्चंस बना पाती थी, बट मेंस के क्वेश्चन देख के तो मेरी ऐसे हालत ख़राब हो जाती थी, कैसे क्वेश्चंस हैं मेंस के। तो फिर मैंने धीरे धीरे, और मैंने सुना भी था सर के बारे में, आशीष सर के बारे में, तो फिर मैंने काफ़ी सुना था कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बट हाँ मैं यही बोलूँगी कि मैंने पहले तो शायद आप ही को सिलेक्ट किया था कि रीजनिंग मैं अंकुश सर से पढ़ लूँगी। ये तो फिर जब मैंने देखा बाकी फैकल्टी भी, निमिषा मैम भी और आप भी और आशीष सर भी, तो तब मैंने पूरी फैकल्टी को मैंने कहा हाँ मैं यस ऑफिसर से ही सब्सक्रिप्शन लूँगी। तो जब तैयारी आपने स्टार्ट किया तो क्या होता है कि हम पूरे बचपन से जब स्टार्ट करते हैं अपनी मतलब एजुकेशन, तो कहीं पर भी आपको रीजनिंग जैसा कोई सब्जेक्ट दिखा नहीं होगा। हर जगह क्वांट तो मिल गया होगा, मैथ्स मिल गया होगा, इंग्लिश भी मिल गया होगा, और करंट अफेयर्स तो खैर बेसिक चीज़ है। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं नहीं पढ़ाया जाता। तो जब आप आए बैंकिंग में, ऐसा क्या आपको उसमें डिफरेंट लगा रीजनिंग में? बहुत इंटरेस्टिंग था। शुरू में जब हम पज़ल्स बनाते हैं, मैंने पज़ल जैसी चीज़ तो कहीं पर भी नहीं सुनी थी। थोड़े बहुत ऐसे बेसिक ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस तो सुने भी थे, बट पज़ल जैसी चीज़ नहीं सुनी थी। तो जब मैंने शुरू किया तो पहले तो मुझसे बनते ही नहीं थे, फिर जब मुझसे बनने लगे क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ज़्यादा टाइम रीजनिंग को ही देने लगी। फिर मैंने नहीं प्रायोरिटाइज़ किया कि नहीं, ऐसा सबके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी है। बट रीजनिंग का फर्स्ट इंप्रेशन मेरे लिए था कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, मैंने उसी इंटरेस्ट से उसको कंटिन्यू किया था। और ये अक्सर स्टूडेंट्स के साथ होता है, जब वो पज़ल बनाना स्टार्ट करते हैं, बिगिनर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। आपको कितना समय लगता था उस समय?
अगर मैं Prelims। प्री के पजल्स की बात करूँ तो फिर मुझे 3 मिनट्स अराउंड लग जाते थे, और मेंस के पजल में तो मुझे बहुत टाइम, कभी कभी तो मेरे को 20 मिनट्स हो गए, मैं बना ही नहीं पा रही, बहुत टाइम लग जाता अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो 3 मिनट में प्री का पजल बन रहा है तो ठीक तो है, तो ठीक नहीं है 3 मिनट ठीक में। नहीं है, 40 सेकेंड। 40 सेकेंड क्लर्क का पजल है तो 40-50 सेकेंड, यस। मैक्सिमम 1 मिनट, मतलब पजल सॉल्व करने का टाइम बोल रहा हूँ। बाकी फिर क्वेश्चंस बनाने में, टिक करने में जो समय लगेगा वो अलग है। आप कभी भी क्लास में देखना, कोई भी प्री का पजल होता है तो 40 सेकेंड से लेकर 1 मिनट के अंदर वो सॉल्व हो चुका होता है। और अगर पीओ का पजल है तो आप बताओ उसके लिए कितना समय होना चाहिए? पीओ का पजल 1 मिनट और 1.5 मे बी। 1.5 मिनट के अप्रॉक्स से 2 मिनट तक आप जा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड आजकल पजल आते नहीं है। पहले आते थे, अब उतना लेवल नहीं रहा है, तो लगभग लगभग 2 मिनट, मैक्सिमम आप 2.5 मिनट में भी अगर सॉल्व कर ले रहे हैं पीओ प्री के पजल, तो अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 3 मिनट अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा इम्प्रूव करिए उसको। तो आगे चलते हैं। और पूरी इस जर्नी में आपने रीजनिंग में मुझसे जो भी सीखा, तो उसमें आपको सबसे बेस्ट क्या लगा? सर मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हूँ, तो मैंने सबसे ज़्यादा तो यही सीखा कि जब क्वेश्चंस के ही बेसिस पे, कि जब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं या मेन से क्वेश्चन नहीं बनते तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं हम। तो आप यही बोलते हो कि कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र रखो, अभी समझो, हो जाएगा। तो उसी चीज़ से मैंने देखा कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ चीज़ों को लेकर, थोड़ा पेशेंस, ये चीज़ें मैंने सीखी हैं उस क्लास में। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो कंसिस्टेंसी, कि आप बोलते हो कि चेकलिस्ट आप कंप्लीट करो डेली। तो मैंने तो अपनी हैबिट बनाई हुई थी, मैं डेली चेकलिस्ट करती थी, चाहे वो प्री की हो चाहे वो मेंस की हो। वो मैं देख लेती, आज मुझे प्री करना है, मेंस करना है, बट डेली चेकलिस्ट। और वो पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, ये तो मैंने सीखा है क्लास में आपके। और कोई मतलब कौन से टॉपिक आपको मेरे बहुत बढ़िया लगे, जो ऐसा आप रिकमेंड करना चाहोगे कि ये तो आपको सीखना ही चाहिए इस टॉपिक को? जैसे थ्रेड मेथड के बारे में लोग यस सर, बोलते हैं, मैं आपने यही सीखा है? बोलने वाली थी हाँ जी। कि थ्रेड मेथड मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसा, अब जब आप सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हो तो मैं भी ऐसे सर्कल्स बनाती थी, तो उसमें मेरा बहुत टाइम लग, मैं 3-4 सर्कल्स बना रही हूँ, कोई तो पॉसिबिलिटी बनेगी। बट जब आपने इंट्रोड्यूस किया तो मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी कि ट्राई करना चाहिए, बट फिर जब आपने सजेस्ट किया तो टीचर की बात तो मैं नहीं अवॉइड कर सकती, तो मैंने वो ट्राई किया। और फिर मैंने देखा कि जब आप स्टार्ट कर देते हो, कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा ईजी लगने लग जाता है। तो मैंने सारे जितने भी प्री के एग्ज़ाम्स निकाले हैं, मैंने जितने भी मेंस के एग्ज़ाम निकाले हैं, मैंने उसमें सब में जो भी क्वेश्चन आए हैं, मैंने उसमें सब में थ्रेड मेथड ही यूज़ किया है। इवन जब मैंने IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था प्री, तो मैंने विद इन टाइम, मेरे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ था, विद इन टाइम मैंने पूरा पेपर किया था, 100 आउट ऑफ 100 मैंने अटैम्प्ट किए थे उस एग्ज़ाम में। तो ये सब कुछ उस मेथड के अडॉप्शन से ही हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं अपना मेथड जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं उसको क्यों चेंज करूँ। बट जब मैंने चेंज किया तो मुझे पता चला नहीं, ये ज़्यादा बेटर है, आप एक बार ट्राई करके देखो। अगर आप कम से कम आप 1-2 दिन उसको ट्राई करो, आपको वो ईजी लगेगा, आई प्रॉमिस वो ईजी है। और वो उससे ज़्यादा बेटर है, आप ज़्यादा सर्कल्स बना रहे हो, उससे ज़्यादा बेटर आपको थ्रेड मेथड ही लगेगा। इसके लिए तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि जैसे एक डाउट में आ जाते हैं कुछ बच्चे कि मैंने सारे पज़ल अपने एग्ज़ाम में थ्रेड मेथड से किए थे, तो वो बोलते हैं कि थ्रेड तो लेकिन सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल में रखता है, तो कैसे फिर आप सारे उसको थ्रेड से कर रहे हो? तो सारे का मतलब ही ये होता है भाई कि जो क्वेश्चन थे जिसमें थ्रेड यूज़ किया जा सकता था, वो क्वेश्चंस को थ्रेड मेथड से यूज़ करना। थ्रेड मेथड उनके लिए मैं बता देता हूँ जो बिगिनर्स हैं, थ्रेड मेथड क्या है। जहाँ भी कोई एक ऐसा फिगर वाला पज़ल आ जाए जिसमें आपको सर्कुलर अरेंजमेंट हो, या स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, इस सब में थ्रेड मेथड यूज़ होता है। थ्रेड मेथड का मतलब है कि एक अगर सर्कल है, उस सर्कल को सीधा ऐसे ओपन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और इसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ आप सर्कल बनाओगे, उससे हाफ पॉसिबिलिटी में ये सॉल्व हो जाता है। तो एक अच्छी चीज़ है, आप ज़रूर इसको देखिए, आप सर्च करके देख सकते हैं, थ्रेड मेथड बाय अंकुश लांबा। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। शुरुआत में दिक्कत लगेगी, पेशेंस बनाकर रखेंगे तो डेफिनेटली आप सीख जाएंगे, और इससे बेहतर फिर कुछ भी नहीं है। और काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर हमने कर ली हैं, बहुत कुछ अच्छा लगा। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ ऐसी मोमेंट्स जो आप शेयर करना चाहें तो बिल्कुल हमारे व्यूअर्स के साथ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सर जैसे कि मैंने बताया, आई एम 26, तो जब मेरे सारे फ्रेंड्स सब लोग ऐसे जॉब कर रहे हैं, अभी सब कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड लगता था। रोज़ सुबह उठना, फिर से वही पढ़ाई करना, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपकी कल जॉब लग जाएगी या 1 महीने में जॉब लग जाएगी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वो।
और ऐसा बहुत ज़्यादा लो पॉइंट्स भी आते हैं जब आपको ये लगता है कि नहीं आप ये रहने दो, आप किसी कहीं इंटरव्यू दे दो, कहीं जॉब कर लो, और इसमें कब तक आप टाइम इन्वेस्ट करोगे। बट मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इमोशनल स्टेबिलिटी अगर लेकर, मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करी है, तो वो जो लो पॉइंट्स होते हैं उनसे निकल कर और ज़्यादा अपने आप को पुश करके इन एग्ज़ाम्स के लिए मैंने ये लास्ट तक ट्राई किया है। क्योंकि जितनी मेरी एज है, आई थिंक व्यूअर्स में से किसी की इतनी होगी जो अभी भी ट्राई कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड होंगे कि हमारी तो इतनी एज हो गई है, अब हम क्या करें। बट नहीं, आप ट्राई करो, अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ आपका वेट कर रही है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि लो पॉइंट सबके आते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रिपेयर कर रहा है और बिल्कुल लो फील ना करे, डिमोटिवेटेड फील ना करे, तो सबके साथ होता है। बट वहीं पर वही पॉइंट होता है जब आप अपने आप को पुश कर रहे हो कि नहीं, हमें इस चीज़ में ट्रैप होकर नहीं रहना है, हमें इस चीज़ को ही क्रॉस करना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सबकी जर्नी में ही आता है। बिल्कुल सही बात है कि आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मोटिवेट ही अपने आप को, मतलब बोलते हैं ऐसा कि सर मोटिवेट कैसे हुए, हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मोटिवेशन इज़ टेम्परेरी एंड डिसिप्लिन इज़ परमानेंट, इस बात को बस याद रखिए। मोटिवेशन जो है ना, कहीं से कोई वीडियो भी देख लोगे, किसी के मुंह से सुन लोगे और मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन 2 दिन बाद आप फिर से डीमोटिवेट होने लग जाओगे। इसीलिए डिसिप्लिन जो है वो परमानेंट होता है, उसको आप परमानेंट बना सकते हो, तो डेफिनेटली आपको फिर मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चलेगी, करना है मतलब करना है। तो दोस्तों, अगर इसी तरीके से आप भी इस शो में आना चाहते हैं, अगर आप सिलेक्टेड हैं किसी भी बैंक एग्ज़ाम्स में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, या फिर ईमेल आईडी पर आप हमसे कांटेक्ट करके इस शो में आकर जुड़ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आज का ये जो शो है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अब कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि और किस टाइप के क्वेश्चंस मुझे पूछने चाहिए कैंडिडेट से, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो अंजलि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ आप लाइफ में ऐसे ही आगे जाते रहेंगे और बस अपने पेरेंट्स को और हमारा नाम रोशन करते रहेंगे। हमेशा। थैंक यू। थैंक यू सर।